हेलो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों के बाद अपने फिर से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपने लास्ट टॉपिक प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? जैसे आपको शुरू में जब ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था अपना, ठीक है। कौन कौन से? एक तो था रे ऑप्टिक्स और दूसरा डिवाइड किया था अपने वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। जो रे ऑप्टिक्स था इसको अपने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये सारे के सारे रे ऑप्टिक्स के अंदर अपने कंप्लीट कर चुके हैं 11th लेसन, ठीक है। यानी कि 11वां लेसन ये पार्ट अपना पोर्शन पूरा हो चुका है। और अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेव ऑप्टिक्स, जो आपका लेसन नंबर है 12, ठीक है। तो इसको अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, जो आपका 12वां नंबर लेसन है ये वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसमें जो 12th जो लेसन है इसका नाम जो दिया वो आपको दिया है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, ठीक है, ये आपके 12वें लेसन का नाम। इसको अपन लेते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें पढ़ने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। तो 12वें लेसन में अपने क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे कि प्रकाश की नेचर क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है। इस पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में जो जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे अपने? प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, ठीक है, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण किया था, उसी प्रकार से प्रकाशीय तरंगों का व्यतिकरण पढ़ेंगे अपने इसमें, ठीक है। नंबर 3 अपने पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। और नंबर 4 अपने पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो यानी मेनली मोस्टली अपने 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस 12वें लेसन के अंदर। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, ठीक है, और प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखो ड्यूल नेचर, देखो शुरू से ही ये मत रहे हैं कि प्रकाश की जो नेचर है, कई लोगों ने तो कणीय मानी है कि पार्टिकल के रूप में होता है लाइट, ठीक है, और कई लोग मानते हैं कि प्रकाश है वो वेव के रूप में होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले जो वैज्ञानिक आता है वो है न्यूटन। न्यूटन ने सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कणिकीय सिद्धांत। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो कौन है? न्यूटन है जिन्होंने सिद्धांत दिया न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है 1675 इन्होंने 75, ठीक है, 1675 में न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या कहते हैं? न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? न्यूटन ने क्या कहा कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या कहा इसने? प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है या कणिकाओं से मिलकर बना होता है, कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये जो कणिकाएं होती हैं, भिन्न भिन्न रंगों के जो प्रकाश होते हैं, उन कणिकाओं का आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, आकार भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग प्रकाश जैसे रेड है, वॉयलेट है, इन सभी प्रकाश जो अलग अलग रंगों के प्रकाश है, इन सभी का जो कणिकाएं हैं इनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। रेड की कणिका जो होगी उसका आकार अलग होगा, ठीक है, ब्लू होगी उसका कणिका का आकार अलग होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो कणिकाएं हैं ये प्रकाश स्रोत से
प्रकाशीय स्रोत से लंबवत उत्सर्जित होते हैं, लंबवत उत्सर्जित होती है। ठीक है, कोई भी प्रकाशीय स्रोत है उससे क्या होंगे, लंबवत उत्सर्जित होंगे। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, इससे प्रकाशीय जो कणिकाएं होंगी, ठीक है, वो लंबवत उत्सर्जित होंगी इस प्रकार से, इस प्रकार से लंबवत उत्सर्जित होंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो कणिकाएं हैं ये लंबवत उत्सर्जित होते हैं। अब ये जो भिन्न भिन्न मत दिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ये प्रकाश की कौन सी घटनाओं को समझा सके और कौन सी घटनाओं को समझा नहीं सके, यानी कि इनकी फेलियर्स कौन सी और सक्सेस कौन सी, उनको भी डिस्कस करते हैं अपन। तो यहाँ मैं कुछ प्रकाश की घटनाएं लिख रहा हूँ, तो उसमें से जो ये वैज्ञानिक समझा सके उनको अपने टिक मार करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इसको अपने इरेज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है सरल रेखीय गमन, गमन। दूसरी जो घटना है प्रकाश की वो होती है प्रकाश का परावर्तन। तीसरी जो है वो है अपवर्तन। फिर आती है अपने व्यतिकरण। नंबर 5 आती है अपने पास विवर्तन। 6 नंबर ध्रुवण। फिर आता है अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नंबर 8 आता है क्वांटम प्रभाव। ठीक है, तो ये कुछ प्रकाशीय घटनाएं हैं। तो न्यूटन का जो कणिकीय सिद्धांत है, इनमें से कौन सी घटनाओं को समझा सका? तो न्यूटन के कणिकीय सिद्धांत से आप प्रकाश के सररेखा की व्याख्या कर सकते हो, प्रकाश के परावर्तन की कर सकते हो और अपवर्तन की कर सकते हो। ठीक है, और नीचे जो भी है इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया, तो ये इनके सारे क्या हो जाएंगे, फेलियर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत जो 1675 में इन्होंने दिया। इसका स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन के अनुसार क्या है, प्रकाश है वो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये कणिकाएं किसी प्रकाशीय स्रोत से लंबवत उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न रंगों की जो कणिकाएं होती हैं उनका आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये 2-4 लाइनें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, न्यूटन के कणिकीय सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया नंबर 2 पे 1678 में एक वैज्ञानिक आया हाइगन। हाइगन का तरंग सिद्धांत। (1678) में एक साइंटिस्ट आए हाइगन। इन्होंने क्या कहा प्रकाश के बारे में, इन्होंने क्या कहा, हाइगन ने एक सिद्धांत दिया जिसको अपने क्या कहते हैं, हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा, हाइगन कहते हैं कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती है ये, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। हाइगन के अनुसार प्रकाश क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। अब जो अनुदैर्ध्य का मतलब जानते हो आप क्या होता है, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था वेव मोशन, उसके अंदर पढ़ा था कि अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती थी कि जब माध्यम के कण तरंग की दिशा में कंपन करते हैं तो वो तरंगे कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है, तरंग की दिशा में जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। और दूसरी होती है अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ कौन सी होते हैं, अनुप्रस्थ वो होती है जिसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसी तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होते हैं। तो हाइगन क्या कहते हैं कि जो प्रकाशीय तरंगे वो क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। और हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हाइगन ने क्या कहा
कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की इसने, कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माध्यम पाया जाता है जिसका नाम है इत्थर। इत्थर नामक माध्यम में ये जो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें हैं वो क्या करती हैं, गमन करते हैं। ठीक है, तो बात समझाई आपको। हाइगन ने क्या कहा कि जो प्रकाश होता है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होते हैं। ठीक है, और जो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की इन्होंने। ये जो माध्यम था वो क्या था, इत्थर नाम दिया इसको। इस माध्यम को क्या नाम दिया इन्होंने, इत्थर नाम दिया, कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, इत्थर है, जिसके अंदर ये प्रकाशीय तरंगें गमन करते हैं। ठीक है, अब ये किसको समझा सका, इसने सररेखीय गमन को समझा दिया, परावर्तन को समझा दिया, अपवर्तन को समझा दिया, व्यतिकरण भी इसने बता दिया, और विवर्तन की व्याख्या भी इसने कर दी। प्रकाश की इतनी घटनाओं की व्याख्या इसने कर दी। इसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक का है फ्रेनल। ठीक है, इन्होंने खोज की किसकी, इन्होंने प्रकाश के ध्रुवण की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी, प्रकाश के ध्रुवण की खोज कर दी। देखो जितनी भी ये घटनाएं आपकी पढ़ी हुई है आगे अपने डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसको अपने प्रकाश की ड्यूल नेचर के समझने के लिए उनको डिस्कस कर रहे हैं अपने। ठीक है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है ना, विवर्तन क्या है। तो इसके बाद साइंटिस्ट आया फ्रेनल। इसने क्या कहा, किसकी खोज की, प्रकाश के ध्रुवण की खोज कर दी। और ध्रुवण की खोज करने के बाद इसने क्या कहा कि जो प्रकाशीय तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुदैर्ध्य नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होते हैं। क्या कह दिया इसने, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होते हैं। तो बात समझ आई आपको। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत में क्या ध्यान में रखना आपको, हाइगन ने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, और यांत्रिक तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है, मीडियम की आवश्यकता रहती है। और इसने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की, उसको नाम दिया क्या इसने, इत्थर नामक माध्यम। इसने क्या कहा, इत्थर नाम का कोई माध्यम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है जिसके अंदर प्रकाशीय तरंगें गमन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेनल आया। फ्रेनल ने खोज कर दी ध्रुवण की। किसकी खोज कर दी इसने, ध्रुवण की खोज कर दी। ठीक है, ध्रुवण की खोज करने पर इसने बताया कि जो प्रकाश के तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य ना होकर के क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। यानी कि हाइगन के तरंग सिद्धांत को इसने क्या कर दिया, नकार दिया, कि प्रकाश की तरंगे क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। ठीक है, तो ये था हाइगन का तरंग सिद्धांत। ये जो हाइगन का तरंग सिद्धांत है इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपने, पूरा डीपली आगे डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंदर। ठीक है, एक बार ड्यूल नेत्र को स्टडी करने के लिए इसको अपने पढ़ रहे हैं, आगे डिटेल से आएगा हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। एक बार तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, ड्यूल नेत्र को स्टडी करने के लिए, कि हाइगन ने क्या होता है कि ये प्रकाश होता है वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है। और बाद में फ्रेनल ने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, अगर इसकी असफलता की बात करें अपने कि ये कौन सी प्रकाशीय घटना को नहीं समझा सका, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सका है और कॉम्पटन प्रभाव को नहीं समझा सका। तो ये इसकी असफलताएं थी और ये इसकी क्या थी, सक्सेस थी। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 जो साइंटिस्ट आते हैं वो कौन है, नंबर 3 पे जो सिद्धांत है वो है मैक्सवेल का। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसके बाद कौन सा सिद्धांत आया, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये दिया था 1873 में। इसके बाद 1873 में कौन से साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। इन्होंने सिद्धांत दिया विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये क्या था, इन्होंने क्या किया
मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में क्या हुआ कि इन्होंने 4 समीकरणें दी, 4 गणितीय समीकरणें दी। इन्होंने 4 गणितीय समीकरणें दी। इन गणितीय समीकरणों के आधार पर इन्होंने एक तरंग की खोज की। किसकी खोज की? तरंग की। इस तरंग को इन्होंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम दिया इसको? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंगें थी जिनकी इन्होंने खोज की, इनके सारे के सारे गुण जो थे, सारे के सारे गुण जो थे वो किससे मिलते थे? प्रकाश से मिलते थे। यानी कि जो प्रॉपर्टीज प्रकाश की थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्या कहा इन्होंने? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप में मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इसको भी अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आपके 17 नंबर लेसन में आएगा। ठीक है, 17 नंबर लेसन में आएगा। तो ये था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने 4 विद्युत गणितीय समीकरणें दी थी मैक्सवेल ने। इन समीकरणें भी 17 नंबर लेसन के अंदर पढ़ेंगे कौन सी थी ये डिटेल से। तो गणितीय समीकरण दी। गणितीय समीकरणों के आधार पर एक तरंग की खोज की इन्होंने। इस तरंग को क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा। और इन तरंगों के सारी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी? प्रकाश से मिलती थी। ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी लाइट की थी वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की थी। तो इन्होंने प्रकाश को क्या कह दिया कि प्रकाश है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। तो ये भी प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव को नहीं समझा सका। ऊपर वाली साइड को समझा सकता है लेकिन इन दोनों को फिर नहीं समझा सका। ठीक है। तो ये था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत हुए अपन। इसके बाद नंबर 4 जो है वो क्या है? नंबर 4 है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। ये दिया गया 1905 में। ये सन ध्यान में रखना भी आप। 1905 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। ये क्या था? आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण रेडिएशन का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो क्या है? किसी भी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है। इन पैकेटों को इन्होंने क्या कहा? फोटोन। ये जो पैकेट है वो क्या होते हैं? फोटोन। ठीक है। तो आइंस्टीन के प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी भी प्रकाशीय स्रोत से छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है। इन बंडलों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ये फोटोन क्या होता है? एक तरंग का पैकेट होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये तरंग है किस प्रकार से। ठीक। तो ये पूरा का पूरा एक इसका बंडल बन जाएगा वेव का। ठीक है। इसी को अपने क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये क्या होता है? फोटोन होता है। तो ये था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। अब यदि इस फोटोन की आवृत्ति न्यू हो, ये आवृत्ति इसकी क्या है? यदि इस फोटोन की आवृत्ति न्यू है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी फोटोन की? वो आपको ध्यान में रखनी है। E = Hν। ठीक है। E = Hν। इस सिद्धांत के आधार पर आप प्रकाश के विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव को समझा सकते हैं। ठीक है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को समझाया जा सकता है। ठीक है। और ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये आप नेक्स्ट आगे लेसन में पढ़ोगे। 13 नंबर लेसन के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसको अपन, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। तो ये हमने
जो भी मत थे प्रकाश के रिगार्डिंग वो सारे पढ़े। 4 सिद्धांत पढ़े अपने। पहला सिद्धांत क्या था? न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत। न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत। दूसरा जो था वो क्या था? हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत था वो क्या था? मैक्सवेल का। तीसरा जो सिद्धांत था वो था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। चौथा जो था वो था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो अपने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार को बताने के लिए 4 सिद्धांत पढ़े हैं अपने। इनको फिर से रिपीट कर रहा हूं। न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत क्या था? कि प्रकाश है वो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ था। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जब परमाणु संरचना को पढ़ा था, तो परमाणु संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत था, ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल था, ये पढ़े थे आपने। तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ऋषि कणाद ने। ऋषि कणाद ने क्या कहा था? प्रकाश जो परमाणु है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार प्रकाश को बताने के लिए सबसे पहले न्यूटन आया। तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, और ये कणिकाएं अलग अलग प्रकाश के रंगों की, अलग अलग आकार की होती हैं और प्रकाश स्रोत से लंबोत्सर्जित होते हैं। इसके बाद आया हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं, और इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इनने क्या बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की, जिसको नाम क्या दिया उन्होंने? इथर। कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इथर नाम का एक माध्यम पाया जाता है जिसके अंदर ये अनुदैर्ध्य तरंगे गमन करते हैं, और ये सररेखीय गमन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन को समझा सका। इसी के बीच में एक फ्रेनेल साइंटिस्ट आया जिसने ध्रुवण की खोज की, और ध्रुवण की खोज करने के बाद उन्होंने बताया कि अनुदैर्ध्य तरंगे ना होकर के क्या होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इन्होंने क्या किया? 4 समीकरण दी इन्होंने। इन समीकरणों के आधार पर एक तरंग की खोज की जिसको नाम दिया उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग। इन तरंगों की सारी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी? लाइट से। तो प्रकाश को इन्होंने क्या कह दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगे कह, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आता है। ये क्या होता है? इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता, ठीक है। ये जो तरंग के बंडल होते हैं इसको क्या कहते हैं? अपने फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और यदि किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? E = h। क्या होगी? E = h। h क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक। इसको डिटेल से पढ़ोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में। नेक्स्ट 13 नंबर लेसन आएगा, उसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपने, ठीक है। ये तो अपने प्रकाश के द्वैत प्रति को सुनाने के लिए मत पढ़े आप, ठीक है। तो 4 सिद्धांत पढ़े प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए अपने। तो इस 4 सिद्धांतों से क्या क्लियर होता है कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी है? देखो न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत, प्रकाश की प्रकृति क्या है? कणीय। प्रकाश क्या है? पार्टिकल है। हाइगेन आया, इनने क्या बताया? प्रकाश तरंग है। और इसने भी क्या बताया कि प्रकाश तरंग है। और इसने भी क्या होता है? तरंग का एक क्या है? पैकेट है, ठीक है। तो यहां से अपने पास 4 सिद्धांतों से क्लियर हो जाता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है? द्वैत प्रकृति है। प्रकाश की प्रकृति क्या है? द्वैत है। यानी कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता, ठीक है। प्रकाश कण के रूप में भी होता और तरंग के रूप में भी होता। तो ये आज अपने पढ़ा प्रकाश की प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो कल अपने डिटेल से पढ़ेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।